नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका सावंत है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरोट कार्ड रीडर हूँ और बहुत सारी और भी चीज़ें करती हूँ। मेरे बारे में आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हूँ। 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। जो आज मैं आपको कहने वाली हूँ, वो बहुत लोगों का सवाल है कि जो ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको कभी पनिशमेंट नहीं मिलती है क्या? सिर्फ जिनके ऊपर होता है उन्हीं को तकलीफ होती है, जो करने वाले हैं उनको तकलीफ नहीं होती। तो ये ऐसे लोगों को लगता है, पर ये सच नहीं है। जो भी ब्लैक मैजिक करता है, ओके, उस इंसान को भी वो सारी चीजें उसके ऊपर उल्टी जाएंगी, जो भी करता है। मैं एक केस शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से। मेरे एक पुराने क्लाइंट है, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, अ, लेकिन उनकी फैमिली में बहुत ही स्वीट, बहुत ही क्यूट कपल है, दोनों हस्बैंड वाइफ। बहुत ही प्यारे हैं, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी हो, बहुत अच्छी बॉन्डिंग में है। उनकी शादी जब हुई, तो उन लड़के के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने अरेंज मैरिज करवाई। तो ये लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। और लड़की भी जो चॉइस की थी, वो पेरेंट्स ने खुद चॉइस की थी, लड़के के फैमिली ने। और लड़के ने उसी से शादी की जो उसके पेरेंट्स ने कहा। अब क्या हुआ कि शादी के बाद वो अपने काम में तो बिजी था। अपने वाइफ को आ, वो बॉन्डिंग वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बिजी था अपने काम में। और वाइफ भी बहुत ही स्वीट, अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग थी, कि उन्होंने भी कभी ये सोचा नहीं कि ऐसे कभी उनके साथ भी होगा। दोनों भी हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एजुकेटेड है। और वाइफ हाउसवाइफ है और हस्बैंड जॉब करते हैं। अब हुआ ये कि उनके जो हस्बैंड के जो पेरेंट्स है, फादर एंड मदर, उनको पता नहीं किस चीज का प्रॉब्लम था। वो हर बात को लेके रोक टोक करना, डोमिनेट करना बहू को बिना बात का। कोई टॉपिक भी नहीं रहेगा ना, सब कुछ सही रहेगा तो भी बिना बात का पोक करेंगे। तो उनको ऐसे था कि ये बहू को उनको कंट्रोल करना है। और वो कंट्रोल के चक्कर में वो अपनी ही फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये उन्होंने सोचा ही नहीं। तो अब हुआ क्या कि ऑब्वियस है कि जब आप सोचते नहीं हो ये करने का, तो ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट? प्रॉब्लम्स ही आएंगी। अब हुआ ये कि उन्होंने डोमिनेंस करने के चक्कर में इतने एरोगेंट होते गए कि उन्होंने उसको कंट्रोल, हर चीज को परेशान करना चालू किया। वो फिर भी इतनी स्वीट थी लड़की, उसने कभी उनको बैक आंसर नहीं किया, ना कभी अपने हस्बैंड को बताया कि इन लॉज उसको, मतलब उसके पेरेंट्स उसको तकलीफ दे रहे हैं। कभी उसने बोला ही नहीं। ना कभी हस्बैंड ने पूछा वाइफ को कि आर यू ओके। वो अपना काम करती रही, अब हस्बैंड अपना काम करता रहा। टाइम टू टाइम ये चीजें होती रही। अब हुआ ये कि उनको जैसे बिहेव करना था वो तो करते रहे। और उसी में शादी को कुछ साल निकल गए। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर विद द ईयर, बट आई थिंक 4-5 इयर्स शादी को हो गए, फिर भी बच्चा हो नहीं रहा था। तो बच्चा नहीं हो रहा था, उसका कारण वो सास ससुर खुद थे। ओके, वो इतना उसको मेंटली ट्रॉमेटाइज कर रहे थे बहू को, फॉर नो रीजन। वो इतनी स्वीट है, उतना केयरिंग करती है, इतना सब कुछ, वो जो बोलेंगे वो काम कर रही है। मतलब कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, और हंसते हंसते सारा कर देती। उन्होंने उसको इतना मेंटल ट्रॉमेटाइज कर दिया कि वो हेल्दी होके भी बच्चा वो कर नहीं पा रही थी। ओके, वो लोग उधर तक ही नहीं रुके। उन लोगों ने उसको ब्लैकमेल करना चालू किया इस तरीके से कि अगर मतलब तू बांझ है, तुझे बच्चा नहीं हो सकता है, तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी करा देंगे।
ओके। एंड वो रोती बैठती थी, पर कुछ बोलते ना कि उनके अगेंस्ट कभी उसने कोई शब्द उसने यूज किया ही नहीं। अब हुआ ये कि वो जो सिचुएशन थी, वो ब्लैक मैजिक करते रहे कि ताकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के आसपास ना आए। ओके, ना बच्चा हो पाए, इनकी शादी टूट जाए। उन्होंने पहले से ही ब्लैक मैजिक कर दिया था। अगर पहले से ही करना था तो शादी क्यों की अपने ही बच्चों की, अपनी मर्जी से? तो लड़की को अपनी मर्जी से लेके आए, लड़के को तो पूछा तक नहीं कि किस लड़की से शादी करनी है। वो अपने ब्लाइंड ट्रस्ट अपने पेरेंट्स पे करके उसने शादी की। तो भी उसी औरत के ऊपर जो बहू आई है घर पे, उसके ऊपर उन्होंने ब्लैक मैजिक करके रखा है ताकि उनका बेटा उनसे छीन ना जाए। ये कौन सा तरीका हुआ? अब जो ब्लैक मैजिक उन्होंने किया कि ये लोग कभी कंट्रोल में बीवी के नहीं जाए, या वो रिश्ता उनका ग्रो नहीं करे, बॉन्ड नहीं हो। तो अब हुआ ये कि ये जो क्लाइंट है जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, शी इज वन ऑफ माई स्टूडेंट। ठीक है। तो वो मेरे पास सीखने आई। लाइफ में पहली बार उसने शादी के बाद कुछ ऐसे लगा कि कुछ स्पिरिचुअल गेन कर लेते हैं, ब्लेसिंग ले लेते हैं, कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं। एंड शी इज हाईली क्वालिफाइड, तो उसने हमेशा कुछ सीखने की कोशिश की। तो हाउसवाइफ थी तो कर नहीं पा रही थी, तो उसने हस्बैंड को कहा कि ऐसे कुछ सीखना है। हस्बैंड वाज ओके विद इट, वाई सीखने के लिए। वो सपोर्टिंग करते थे उसको, तो सपोर्ट करते थे आई मीन। तो सीखने आई। सीखते वक्त हम लोग जब रीडिंग्स करते हैं, अब वो रीडिंग्स में क्या था कि एक एक चीजें निकलने लगी, पता चलने लगी कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो एक दिन उसके हस्बैंड कोर्स खत्म होने के बाद मेरे पास एक कंसल्टेशन लेने आए कि मैम, हमारी लाइफ में कैसे है, क्या है, बच्चा नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने रियलिटी उसको बताई कि देख, तेरे घर में ब्लैक मैजिक हो रहा है ऐसे मुझे बताना था। पर ऑब्वियस है कि वो भी एक्सेप्टेंस उसको होने के लिए डिफिकल्ट था कि उसी के पेरेंट्स कर रहे हैं। ऑब्वियस है ना, मैं किसी को बोलूं कि आपके पेरेंट्स ही आपके ऊपर कर रहे हैं तो कोई बिलीव करेगा? नहीं होता। ऑब्वियसली गुस्सा आएगा उस चीज पे। तो मैंने उसको बताया कि देखो, अगर आप अपने वाइफ को कहीं और लेके चले जाओगे तो आपको बच्चा होगा। अगर आप इसी घर में रहोगे अपने पेरेंट्स के साथ तो बच्चा कभी होने वाला है नहीं। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपके लिए कि आप अब्रॉड जाओगे, और अगर आप जा रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी वाइफ को अपने साथ लेके जाना। तो इन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो मैम, मुझे कौन देगा ऐसे अब्रॉड में जॉब इस समय। और मेरी वाइफ को ऑब्वियसली अगर मैं गया तो मैं श्योरली वाइफ को लेके जाऊंगा। तो आफ्टर सम मंथ्स लेटर ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि अब्रॉड जाने का ऑप्शन मिला। तो ही टोल्ड मी दैट मैम, मिल तो रहा है, करूँ क्या नहीं करूँ? मैं आया है वो, चले जाओ, अच्छा है आपके लिए। तो वो चले गए अपनी वाइफ को लेके। ऑब्वियस है, उन्होंने जाते हुए मुझे एक चीज बोली कि मैम, मैं कोई चीज बोलता नहीं हूँ, पर मुझे सब दिख रहा है। मेरी वाइफ को कितना परेशानी हो रही है ये सब दिख रहा है। वो कभी बोलती नहीं है, ये भी मुझे पता है। एंड आई एम साइलेंटली ऑब्जर्विंग। पर क्या करूं, मेरे खुद के पेरेंट्स ही ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ना मैं उनसे झगड़ा कर सकता हूँ, ना मेरी वाइफ को मैं कुछ बोल सकता हूँ। उससे अच्छा तो मैं चुप ही रहूं, ताकि मैं किसी को हर्ट ना करूं। पर मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ तो मेरी वाइफ को लेके जाऊं, ताकि वो खुशी से रहे। तो वो चले गए अपनी वाइफ को लेके। वाइफ को लेके जाने के बाद सिचुएशन और वर्स्ट हुई। ये मैंने उनको कहा था कि कुछ होगा ऐसे चीजें, मैं आज नहीं बता रही हूँ तो बाद में जरूर बताऊंगी। तो मैंने कहा था उनको कि ब्लैक मैजिक हो रहा है आपके ऊपर, और आपके नियर एंड डियर वंस ही कर रहे हैं आपके ऊपर। सो मेक श्योर कि आप अवॉइड करो लोगों को बताना कोई भी चीज। तो वो बोले हाँ ठीक है, प्रिकॉशन लेंगे। अब क्या है ना कि उनके पेरेंट्स ही कर रहे थे उनके ऊपर, और मैं अगर उनको बोलूं कि पेरेंट्स को मत बताओ, वो बिलीव तो करेंगे नहीं। उनको दिख रहा था कि पेरेंट्स गलत बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक करेंगे इस हद तक उनको लगा नहीं था।
तो वो चले गए अब्रॉड। अब्रॉड जाने के बाद सब कुछ अच्छा होने लगा। अब क्या हुआ कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। ठीक है। तो उन्होंने कॉल किया सबको, फैमिली को भी बताया, रिलेटिव्स को भी बताया, फ्रेंड्स को भी बताया, मुझे भी कॉल किया कि मैम आपने बोला था वैसे ही हो रहा है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो रही है। तो मैंने कहा कि किसी को मत बताना फिलहाल। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं ऑलरेडी खुशी से सबको बता दिया कि प्रेग्नेंट है करके। तो मैंने बोला कि नहीं बताना चाहिए था, अभी प्रिकॉशंस लेने की कोशिश करो। अब हुआ ये कि मिसकैरेज हो गया। जब भी वो अपने घर पे बता देता था कि प्रेग्नेंट है वाइफ, तो उसके घर वाले ब्लैक मैजिक करके उस बच्चे को गिरा देते थे। अब बच्चा गिर जाता था तो क्या ऑब्वियस है दुख किसको हो रहा है, वो हस्बैंड और वाइफ को हो रहा है। उनको ऐसे था कि इसको बच्चा हो नहीं, और हमारा बेटा हमारे पास वापस आ जाए, और उसकी फिर हम दूसरी शादी करें जहां पर हमें चाहिए। ओके, और फिर उसमें से बच्चा करे। पर ये लड़की नहीं चाहिए। अब ये लड़की उन्होंने ही लाई थी, पर उनको ये लड़की अभी नहीं चाहिए। अब हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम थी नहीं एक दूसरे से, और इन्होंने ऐसे कर दिया। एक बार हुआ, दो बार हुआ, फिर उसने मुझे खुद सामने से फोन किया, मैम ये बार बार क्यों हो रहा है, मैं जानना चाहती हूँ एग्जैक्टली है कौन, ये इतना बुरा सोच कौन रहा है हमारे लिए। बोली इफ यू आर रेडी टू नो द ट्रूथ देन आई विल टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि ये ट्रूथ मुझे पहले से पता है, तेरी वाइफ को भी बताया है, लेकिन ये तुझे नहीं बताया इसके लिए क्योंकि तू मानेगा नहीं इन सब चीजों को। तो बोला नहीं मैम, ब्लैक मैजिक पे मेरा विश्वास पहले से कभी था नहीं, लेकिन भगवान पे है। लेकिन जो जो चीजें हो रही है, जिस तरीके से हो रही है, वो मैं समझ सकता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, जो मेडिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं मैं। इधर के अमेरिका के डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आप जो बोल रहे हैं वो रिलेट कर पा रहा हूं मैं। तो फाइंड आउट करके दीजिए कौन कौन इन्वॉल्व हो। तो उनकी रीडिंग में निकला कि उनके डैडी जो है वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और उनकी जो मॉम है उनको पता है, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं है ब्लैक मैजिक में, कर जाके कर नहीं रही है। लेकिन हाँ उनको कहीं ना कहीं पता हस्बैंड कुछ करवा रहे हैं ताकि ये टूट जाए रिश्ता, और उनका बेटा उनके कंट्रोल में आ जाए। अब उनकी सोच ऐसी है कि पेरेंट्स की ऐसी कि वाइफ ने हस्बैंड को लेके चली गई है अब्रॉड, हमारे कंट्रोल से हमारा बेटा छीन लिया है। तो ब्लैक मैजिक करके इस तरह से करना चाह रहे थे कि बच्चा ना हो इसको, इसको कुछ हो जाए, ये वापस आ जाए इंडिया, और हमारा बेटा हमें वापस मिल जाए। तो ये रीडिंग में निकला, ये मैंने बता दिया उनको। अब बताने के बाद जो रिएक्शन था उनके हस्बैंड का, वो शॉकिंग था, वो रोने लगे। तो बोला मैम कहीं ना कहीं मुझे ये चीज पता थी, पर एक्सेप्ट नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे खुद के पेरेंट्स हैं, और मुझे इस चीज का बहुत दुख है कि बिना रीजन के मेरी वाइफ को भुगतना पड़ रहा है, और ऑब्वियसली मुझे भी भुगतना पड़ रहा है। ये एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन हाँ, जिस तरीके से सिचुएशन हो रही है मैं समझ सकता हूँ, कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ। तो बहुत दुख हो रहा है ये जान के कि कौन इन्वॉल्व है। अगली बार जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो उसने किसी को नहीं बताया कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। फिर उसने मुझे कॉल किया कि मैम फाइनली वाइफ प्रेग्नेंट है और हेल्दी है। तो मैंने कहा इस बार किसी को मत बताओ, प्लीज रिक्वेस्ट करो। तो उसने ना उसके पेरेंट्स को, मैं बोला किसी के भी पेरेंट्स को मत बताओ, ना लड़की के ना लड़के के। ओके। तो उस लड़के ने, मतलब उसके हस्बैंड ने किसी को नहीं बताया कि वाइफ प्रेग्नेंट है। अब हुआ ये कि ये सब कुछ हो ही रहा था सिचुएशन, एंड उसके जो पेरेंट्स थे वो ब्लैक मैजिक तो किए जा रहे थे, तो हमने कुछ उतारे किए ताकि उसको वो इफेक्ट ना आए। तो वो काम भी कर गए।
अब हुआ ये कि वो प्रेग्नेंट हो गई, हेल्दी बेबी भी बर्थ हो गया, मतलब डिलीवरी हो गया। डिलीवरी होने के बाद 1 साल हो गया उस बच्चे को, फिर भी घर वालों को बताया नहीं उन्होंने। फिर उन्होंने घर वालों को बोला कि हम आ रहे हैं इंडिया, आप लोगों को मिलने के लिए आ रहे हैं, और बच्चे को लेके आ रहे हैं आपको मिलाने के लिए। तो देवर शॉक्ड कि बच्चा, मतलब प्रेग्नेंट थी तो बताया क्यों नहीं। तो उनको और गुस्सा आ गया कि मतलब ये क्या तरीका हुआ कि वाइफ प्रेग्नेंट थी तो बताया नहीं घर वालों को। तो उसने बताया कि मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि नजर लग रही थी, बार बार बैड न्यूज आ रही थी, तो मैंने टाल दिया लोगों को बताने के लिए जब तक गुड न्यूज नहीं आ रही है। इसके लिए मैंने आप लोगों को भी नहीं बताया, क्योंकि 2 बार ऐसे हो चुका था। अब वो अपने पेरेंट्स को क्या बोले ना, वो ना झगड़ा करना चाह रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, ना उनको बता पा रहा है कि आप लोग गलत कर रहे हो, तो इसकी वजह से चीजें नहीं हो रही है। तो उसने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बोला, बच्चा लाया, घर पे मिलाया सब लोगों को। अब ये सब कुछ होते वक्त उनके पेरेंट्स बड़े गुस्सा थे कि बच्चा हो गया इनको। तो उन्होंने वापस ब्लैक मैजिक किया था। ये मैंने ऑलरेडी इनको बोल दिया था कि ये होने वाला है आगे जाके, और ये हुआ। वापस उन्होंने ब्लैक मैजिक किया, ये जब बच्चा बच्चे को मिलाने के बाद, फैमिली को मिलाने के बाद, ये जब घर पे वापस गई यूएस। मैं जगह का नाम नहीं बता रही हूँ, ना ही मैं उनका नाम बता रही हूँ जो क्लाइंट है। ओके। तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ स्टोरी, आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता रही हूँ, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। तो ये क्लाइंट जो है वापस चले गए यूएस। ओके। अब हुआ ये कि यूएस जाने के बाद ये जो मेरी क्लाइंट थी, स्टूडेंट थी, वो बीमार गिर गई, उनकी वाइफ। और उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मुझे कॉल करने से पहले उन्होंने सारे मेडिकल टेस्ट करवाए, डॉक्टर से पूछ लिया। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि हेल्थ इशू है क्या, डायग्नोस ही नहीं हो रहा है, पर उनको हेल्थ इश्यूज है। तो उन्होंने कॉल किया मुझे कि मैम ऐसे से हो रहा है, क्या करें। तो मैंने उनको कहा कोई टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा, उतारा कर लो। मैंने कुछ चीजें बताई, उन्होंने कर लिया, वो वर्क कर गया। अब देखो किस क्लाइंट के ऊपर क्या वर्क करेगा, गारंटी तो हम भी नहीं दे सकते, वो ट्राई किए बगैर हम नहीं समझ सकते। ये ट्राई एंड टेस्ट करने की चीज हो जाती है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये टेस्ट या ये ट्रीटमेंट आपके लिए काम करेगा ही करेगा। वो ट्राई करेंगे क्लाइंट, उनको रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। रिजल्ट नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम भगवान तो है नहीं। अब ये हो गया। फिर उसके बाद ये लड़की ठीक हो गई, नॉर्मल चलने लगी लाइफस्टाइल, बच्चा भी ठीक है, हेल्दी है, सब बराबर चल रहा है। कुछ सालों के बाद वापस हम लोगों ने, इनके घर में क्लेश होने लगा फॉर नो रीजन, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, या सिचुएशन टर्न आउट खराब हो रही है। तो लड़के को भी थोड़ा सा ऑफ लग रहा था सिचुएशन। और उसकी जो वाइफ है वो इतनी बीमार गिर गई कि पूरा जकड़ा हुआ था उसको। जकड़ा हुआ एज इन शी कुड नॉट इवन गेट अप फ्रॉम बेड, मतलब बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। उसको इतने हेल्थ इश्यूज ट्रिगर हो गए कि वो बेड से उठ ही नहीं पा रही है, वॉशरूम जाने तक के लिए ताकत नहीं है उसमें। और हस्बैंड जो जॉब कर रहा था अब्रॉड में, उसको जॉब छोड़ के अपनी वाइफ को देखभाल करना पड़ रहा था, खुद ही टिफिन बनाओ, घर पे खाना खिलाओ वाइफ को, हेल्प करना घर के काम में, वो सब करना पड़ रहा था क्योंकि वाइफ उठ ही नहीं पा रही है। उसने 6 महीना लिया, अलग अलग डॉक्टर्स के पास गया, टेस्टिंग करवाया, सब किया, पर उसकी वाइफ ठीक हो ही नहीं रही थी। फिर उसने उसकी जो बेटी है, जो जन्म ली थी, वो बेटी को भी सेम सिम्टम जो उसकी मम्मी को हुआ, वैसे ही इस बेटी को भी हुआ, और वो भी बेड पकड़ लिए। अब घर में 2-2 पेशेंट जो बेड पे हैं, उठ ही नहीं पा रहे चाहे कुछ भी हो जाए। सब वो ट्राई कर रहे हैं, दोनों भी हस्बैंड वाइफ, पर कोई नहीं रहा कुछ।
मेडिकल टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है, नील आ रहा है। वो लड़का बहुत लॉजिकल माइंड से चलने वाला लड़का था, तो वो क्या करता था, मेरे पास आने से पहले हर तरीके से वो ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता था अपनी वाइफ की मेडिकली, और वहां से कुछ रिलीफ नहीं मिलता है तो वो मेरे पास आता था। फिर उसने मुझे कॉल किया कि मैम, 6 महीने से वाइफ बेड पे है, ऐसी नौबत आ गई है कि मतलब मैं जॉब कर ही नहीं पा रहा हूँ। सिचुएशन ऐसी है कि मुझे ना इधर का सारा वाइंड अप करके इंडिया आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वाइफ हिल ही नहीं सकती। अभी वो उसको तो हो ही रहा था, उसके बाद मेरी बेटी भी बीमार गिर गई, वो भी बेड पे है। अब मैं करूँ क्या? दोनों का हैंडल करने के लिए मतलब मुझ में तो ताकत बचती ही नहीं है, क्योंकि घर का करे, पेशेंट का करे, जॉब पे जाए, मैं क्या क्या करूं? मुझसे हो ही नहीं रहा है। और मैं, काम तो छोड़ो, मैं उनको वो पेन में देख नहीं पा रहा हूँ, ना बच्ची को ना मेरी वाइफ को। उनको क्या हुआ है यही नहीं समझ में आ रहा है। और आपने बोला था कि आगे जाके ये ऐसा कुछ करेंगे कि मेरी वाइफ मर जाए और मेरा बच्चा मर जाए। तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ था कि आपने ऐसे बोला। हालांकि पहले के इंसिडेंट्स हुए हैं जैसे आपने बोला, लेकिन इस बार ऐसे होने का मुझे नहीं लगा था कि इतने सीवियर लेवल पे हो जाएंगे। पर उन्होंने किया, ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि मेडिकली कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने रीडिंग करवाया। जब चेक किया तो ऐसे निकला कि ये ऑलरेडी रीडिंग हमें, आई थिंक 1.5 ईयर या 1 ईयर के पहले हमें पता था कि ऐसे ये मंथ में होने वाला है। तो वही मंथ मैंने उनको बताया था, तो वैसे ही हुआ। तो वो क्लाइंट ने फिर मुझे कॉल किया कि मैम, ऐसी सिचुएशन आई है, अब मैं क्या करूं? तो वापस हम लोगों ने उतारा किया, कुछ चीजें की, वो ठीक हुई। बेटी भी ठीक है, वाइफ भी ठीक है। और उनकी जान को खतरा था, मतलब मारने के लिए मारण क्रिया की गई थी उनके ऊपर, बेटी के ऊपर भी और वाइफ के ऊपर भी। तो हस्बैंड जो था वो इतना रोया, इतना रोया, बोला कि मैंने क्या गलती की है, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों कर रहे हैं? इतना क्या कंट्रोल चाहिए उनको? और ये सच है कि वो कंट्रोलिंग है, बचपन से ही है कंट्रोलिंग। उनकी मर्जी से एक चीज नहीं होगी ना, तो वो उस इंसान को दुश्मन समझते हैं। तो ये ब्लैक मैजिक वाली चीज है ना, मेरे डैड करते हैं करके, ये मेरे, मतलब वो क्लाइंट जो थे वो बोले कि उनके जो डैड थे वो ब्लैक मैजिक करते हैं। ये उनके चाचा एक थे जो उनके घर पे आए थे, तब मेरे जो क्लाइंट थे वो बच्चे थे। तो उन्होंने बताया कि मेरे डैड जो थे, जैसे उस क्लाइंट ने बताया, वो घर पे ऐसे बैठे थे और चाचा आए, और चाचा ने उस क्लाइंट डैड को बोला, वो मेरे क्लाइंट के डैड को, कि तूने ही ब्लैक मैजिक मेरे फैमिली पे किया है, बहुत गलत किया है, बहुत गलत कर्मा किया है, तू भुगतेगा, जो भी किया है ना तू भुगतेगा। पर तूने मेरे फैमिली के ऊपर किया है या मेरे ऊपर किया है, मुझे पता चला है किसी से, और तू मेरा भाई है, तू फैमिली में कर रहा है, किसी के ऊपर भी कर रहा है, गलत ही है। ऐसे उसने बोला। तब ये मेरा जो क्लाइंट था वो बच्चा था, स्कूल जाता था, तो उसने सुना था ये चीज। और उसके रिलेटिव से भी उसको कुछ ना कुछ मैसेजेस आ जाते थे कि उसके डैड कुछ गड़बड़ करते हैं ब्लैक मैजिक से, ये उसको समझाते। पर आज तक ना उसकी वाइफ के सामने उसने एक्सेप्ट किया, ना मेरे सामने, जो हमें पता था। तो उसने कन्फेस किया ये चीज हमारे सामने, बोला कि इतने सालों में मुझे पता था, मैं कन्फेस नहीं कर पाई। आई एम डैम श्योर वो चाचा के ऊपर भी मेरे डैड ने किया होगा। ओके, ऐसे वो क्लाइंट ने बोला। बहुत ही गलत इंटेंशन से वो मेरे क्लाइंट के डैड ने किया उनके ऊपर, वाइफ के ऊपर और बच्चे के ऊपर। अब क्या हुआ कि हम लोग ने उतारा तो कर ही दिया। तो कैसे होता है ना, कर्म, ये सृष्टि सारे कर्म पे ही काम करती है, एनर्जी के ऊपर ही काम करती है। आप गुड एनर्जी दोगे यूनिवर्स में,
तो रिसीव भी गुड एनर्जी होगी। अगर आप गुड हो, लाइक इंसान अच्छे हो, और अच्छी इंसान होके भी आपके साथ अगर बुरा कुछ हो रहा है, तो भगवान कहीं ना कहीं उस इंसान को प्रोटेक्ट करता है या सपोर्ट करता है। वो अलग स्टोरी है, मैं अभी थोड़ा सा ये कंप्लीट कर देती हूँ स्टोरी। अब ये हुआ कि इनका तो उतारा हो गया। तो मैंने इनको क्लाइंट को बोला कि देखो, आपके डैड ब्लैक मैजिक कर रहे हैं लोगों के ऊपर, पर कर्म जो होता है, जब आप ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर करते हो, तो वो वापस रिटर्न आपके ऊपर आता है। ओके। तो कार्मिकली उसके डैड ने क्या किया, अपने ही बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। ओके। तो ब्लैक मैजिक उन्होंने अपने बेटे के ऊपर कर दिया। वो बेटे को तो बिना बात का उसको फेस करना पड़ा वो चीज। लेकिन उसके डैड को कार्मिकली रिटर्न जब आ रहा है, तब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो इन्होंने करवाया था अपनी बहू और बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक, वो सारी सिम्टम्स उनके खुद के हस्बैंड एंड वाइफ में, मतलब सास ससुर के बीच में होने लगी। और क्या हुआ कि उन्होंने जो किया कर्म, तो किस जनरेशन को जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन उनका जो बेटा है उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स ने ब्लैक मैजिक किया या डैड ने ब्लैक मैजिक किया, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन को ना उनका बेटा, तो बेटे को वो सफरिंग आएगी कार्मिकली बिना बात की। उसने तो किया नहीं, वो गुड हार्ट वाला पर्सन है, अच्छे सोच वाला इंसान है, लेकिन क्योंकि उसके डैड ने किया है ब्लैक मैजिक, तो वो रिटर्न में किसके पास आएगा प्रॉब्लम, बेटे के ऊपर कार्मिकली आएगा। अब वो कार्मिकली बेटे के ऊपर भी आएगा, और बेटे का नेक्स्ट जनरेशन कौन है, इसकी बेटी। तो वो बेटी को भी सफरिंग आएगी, क्योंकि उसके दादा ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो वो उन्होंने लोगों के ऊपर भी किया है, उसका भी कर्म आएगा। और उन्होंने खुद ही की फैमिली में खुद ही के बेटे के ऊपर किया है, उसका भी कर्म आएगा। जैसे ही हम लोग उतारा करते हैं, तो उतारा करने के बाद वो एनर्जी जो है, वो बंदा जो है जिसने किया है ब्लैक मैजिक, उसके ऊपर वो वापस रिटर्न चला जाता है, क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है कि वो एनर्जी किसने भेजी है। ठीक है। भले हमें नहीं पता हो, यूनिवर्स को पता होता है। तो वो एनर्जी जैसे ही हमारा उतारा हो जाता है, तो वो रिटर्न वापस किसके पास जाता है, हम लोग नहीं भेजते, किसी के पास भेजने की जरूरत भी नहीं है। यूनिवर्स की एनर्जी जो है, भगवान की जो एनर्जी है, वो उस बंदे के ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक किया है, उसके ऊपर वो वापस रिटर्न चली जाती है। जब वो रिटर्न चली जाती है, तो उसको वो फटके देना चालू हो जाता है भगवान से। तो हुआ ये कि उनके लट जो हस्बैंड थे, उनके जो डैड ने ब्लैक मैजिक किया था इनकी शादी तोड़वाने के लिए, इनमें झगड़े लगवाने के लिए, इनकी तबीयत खराब होने के लिए, ये बेड रिडन होने के लिए, ये मर जाने के लिए, ये सारी चीजें इतने सालों से जो वो कर रहे थे, वो सब उलट के उनके ऊपर गया। तो अभी बुढ़ापे में, दे आर 70 अबाउ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। तो अभी 70 अबाउ के एज में अब जाके उनके हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, जो उन्होंने बहू और अपने बेटे की लाइफ में करवाए। वो सारे झगड़े एक दूसरे के साथ हो रहे, इतना हो रहा है टॉक्सिक झगड़े, कि लिटरली इस एज में आके उनको सेपरेशन लेने का सोच है, इतने लेवल का। और उन्होंने जो वाइफ के ऊपर करवाया, मतलब बेटे के वाइफ के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया कि वो मर जाए या बेड रिडन हो जाए या यू नो बीमार गिर जाए, तो वो चीज उनकी वाइफ के साथ हुआ, मतलब सास के साथ हो गया, कि वो बेड रिडन हो गई। जिस तरीके से मेरी क्लाइंट हुई थी, सेम तरीके से वो भी बेड रिडन हो गई, और वो भी नहीं उठ पा रही थी, वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब इधर बोलते हैं ना कि दुख जो हो रहा था, वो हस्बैंड को हो रहा था। उसके लिए ना सिचुएशन ऐसी थी कि सैंडविच की तरह वो दब रहा था सिर्फ, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। अगर वो झगड़ा करता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो और ब्लैक मैजिक करेंगे। अगर वो समझाने की कोशिश करता है अपने डैड को, वो फिर भी नहीं समझने वाले हैं। वो, और चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पेरेंट्स गलत बिहेव करे या सही बिहेव करे, कर्तव्य उसका जो है अपने पेरेंट्स की तरफ, वो तो रुकेगा नहीं ना, वो तो उसको करना ही है। राइट। मतलब पेरेंट्स बुढ़ापे में वो छोड़ तो नहीं सकता है, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है पेरेंट्स की।
क्योंकि ये अपना धर्म, ये अपना कर्म छोड़ नहीं सकता है। ओके। तो मैंने मेरे क्लाइंट को बताया कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पेरेंट्स गलत है सही है जो भी है, हमें पता है ना कि उन्होंने गलती की है, पर उस वजह से आप अपने पेरेंट्स से रिश्ता मत तोड़ देना। ये रिश्ता तोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, वो और भी करने वाले हैं, वैसे भी करने वाले हैं। अच्छा करो तो भी करेंगे, नहीं करो तो भी करेंगे। लेकिन एज अ पुत्र, एज अ आप उनके बेटे हो, तो आपका कर्तव्य बनता है आप अपने पेरेंट्स की देखभाल करना बुढ़ापे में। चाहे वो सही इंसान, मतलब सही पेरेंट्स हो या गलत पेरेंट्स हो, आपको करना तो पड़ेगा। तो एज अ बोलते ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स की। वो तो तोड़नी नहीं है ना छोड़नी है। तो वो भी बोला कि मैम वो तो मुझे भी पता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई लव देम अ लॉट एज अ पेरेंट। तो उन्होंने जो किया है, मैं उनको माफ तो नहीं कर सकता उस चीज पे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि एट द एंड मेरे अलावा उनका कोई है भी नहीं। और अगर हो भी तो भी एज अ मैं उनका बेटा हूँ, तो मुझे वो देखभाल करनी ही पड़ेगी, ऐसे वो मेरे क्लाइंट ने बोला। तो मैं बोला वो कर्तव्य कभी छोड़ना नहीं। उनको नहीं रियलाइज हो रहा है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से एक ही चीज है कि उनको वो कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल के चक्कर में वो खुद ही की फैमिली की वाट लगा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो भुगतने वाले हैं, फैमिली नेक्स्ट जनरेशन। ये उन्होंने सोचा ही नहीं कि कितना वर्स्ट हो सकता है ये चीज। मतलब लिटरली इंसान अपने अहंकार में अपनी ही फैमिली की वाट कैसे लगाता है, ये एक एग्जाम्पल है। आज फुल फैमिली डिस्टर्ब्ड है पूरी तरीके से। वो मतलब हेल्थ इश्यूज और ये वो तो वो बात अलग है, लेकिन मेंटली जो उन्होंने ब्लैक मैजिक करके इनकी डैमेज की थी सिचुएशन, वो सेम अभी बुढ़ापे में वो भुगत रहे हैं। क्या फायदा हुआ ये सब कुछ करके? जो वो चाहते थे वो टेम्पररी चीजें हो रही थी ब्लैक मैजिक से, लेकिन वो कार्मिकली जब वापस रिटर्न आता है, जो डैमेज उन्होंने किया, कभी कभी सीवियर लेवल का भी ब्लैक मैजिक होता है कि एक्चुअल में डैमेज हो जाए, वो इंसान मर भी सकती थी। अगर वो मेरे पास नहीं आते तो वो मर भी सकती थी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। कुछ चीजें मैं केसेस हैंडल कर सकती हूँ, कुछ केसेस नहीं हैंडल कर सकती हूँ, तो मुझे भी छोड़ देने पड़ते हैं। तो लेकिन ये है कि उस क्लाइंट को मैं बचा पाई, वो मुझे ज्यादा खुशी है कि मैं उसको बचा पाई और उसकी बेटी को भी बचा पाई। ये भगवान की देन है कि मैं उसको बचा पाई। और दोनों हस्बैंड वाइफ आज सुखी हैं, खुश है अपनी लाइफ में, अब्रॉड में है। और वो मेक श्योर करते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखें, ताकि वो जो कार्मिकली भी उनको पनिशमेंट आएगी उनके पेरेंट्स ने जो कर्म किए है उसके, वो उनको भुगतना तो वैसे भी पड़ने ही वाला है। तो वो अपना कर्म अच्छा रख रहे हैं। मैंने उनको कहा अपना कर्म अच्छा रखो, ताकि अगर नेगेटिव आ भी रहा है तो आई वोंट से नलीफाई होगा, पर तीव्रता उसकी कम हो। तो उन्होंने वो कर ही रहे हैं। जो डीड्स बोलते हैं ना कि अच्छा कर्म करते रह रहे हैं। और वैसे भी वो पहले से ही कर्म अच्छे करने वाले हस्बैंड वाइफ थे। बहुत ही स्वीट कपल है। और वो आज सुखी है अपनी बेटी के साथ। दुख उनको इतना ही है कि अपने ही पेरेंट्स इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने पेरेंट्स का करो। और बहू को जो मतलब वाइफ को जो है और बेटी को है, अपने पेरेंट्स के पास मत लेते जाओ, क्योंकि उनको नहीं चाहिए, वो तिरस्कार करते हैं इसको। तो वो बोला वो तो मैंने भी देखा है कि दे डोंट लाइक हर, दे डोंट लाइक माई वाइफ, आई अंडरस्टूड, बट दे डोंट लाइक माई डॉटर ऑल्सो, दैट ऑल्सो आई अंडरस्टूड। सो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। पेरेंट्स का तो करना ही है, वो तो करता रहूंगा। और मैं मेरा कर्तव्य मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को लेके भी है, तो मुझे उनको भी प्रोटेक्शन देना है, उनका भी केयर करना है। तो वो भी मैं करता रहूंगा। सो आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी थी एक क्लाइंट की जो मैं शेयर करना चाह रही थी। आई होप कार्मिकली आपको समझेगा कि किस तरह से
पनिशमेंट मिलती है ब्लैक मैजिक की, और जनरेशन टू जनरेशन भुगतना पड़ता है फॉर नो रीजन। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, ऑनलाइन देख के या किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाके किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक मत कराना। आप ना खुद का उतारा करवा लीजिए अगर किसी ने कुछ करवाया हो तो, लेकिन किसी के पास जाके किसी का बुरा मत करना। क्योंकि देखो, कोई नहीं देख रहा है, आपको ऐसे लग रहा है, वो ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाले को पता है कि आपने गलत किया है किसी के साथ, तो वो आएगा ही आएगा, और आपकी जो मूल्यवान चीज होगी उसी पे वो अटैक करेगा। भगवान पनिश उसी पे करेगा। तो अगर आपको दुख नहीं फील होता, आप इतने निर्लज हो गए, ब्लैक मैजिक करना है, दूसरे का बुरा करना है, इस चक्कर में आपने सब छोड़ दिया है, फॉर एग्जाम्पल आप दूसरा कुछ सोच ही नहीं रहे हो, सिर्फ बुरा सोच रहे हो लोगों का, तो एक चीज याद रखना कि आपको दुख नहीं फील हो रहा है, आपको इतने निर्लज हो गए हो, तो आपके नेक्स्ट जनरेशन या आपको जो सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी चीज की, वो आपको कभी लाइफ में नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी उखाड़ लो। क्यों? क्योंकि भगवान है, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव है, वो चलती जरूर है, लेकिन बनाई किसने है? भगवान ने। तो भगवान उसको नलिफाई करता है, पनिश करता है। और अगर आपका कर्म इतना खराब है ब्लैक मैजिक कर करके, तो आपको इस जन्म में भी भुगतना है, आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी भुगतना है, आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा वो सब भुगतने के लिए वापस। इसके लिए कभी भी मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ, प्लीज ब्लैक मैजिक मत कीजिए। आजकल इतना कॉमन चीज हो गया है, आजकल कोई भी उठ के गुस्से में आके कर रहा है, आज कल कोई भी उठ के आके मुझे इस पे कंट्रोल चाहिए, उस पे कंट्रोल चाहिए। बहुत सारे पॉडकास्ट वाले लोग इस चीज पे इन्फेसाइज कर रहे हैं कि ब्लैक मैजिक कर लो, ये वशीकरण कर लो, वैसे कर लो, वैसे। क्यों करना है भाई? आप अपनी जिंदगी जी रहे हो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से, तो आप क्यों किसी और को वश करके उसकी लाइफ क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? आप अपनी जी रहे हो ना अपनी मर्जी से, तो उसको भी तो जीने दो, उसका भी तो हक है अपनी मर्जी से जीने का। वो सही हो गलत हो वो उसके कर्म, आप सही हो आप गलत हो तो आपके कर्म। तो आप अपने कर्म पे ध्यान रखो ना। कोई गलत कर रहा है तो आप क्यों उसमें जा रहे हो? मत करो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक। मैं आजकल देख रही हूँ हस्बैंड वाइफ पे कर रहा है, वाइफ हस्बैंड पे कर रही है, सास ससुर अपने बच्चे के ऊपर कर रहे हैं, अपने नाती पोती के ऊपर कर रहे हैं, खून करवा रहे हैं लोग एक दूसरे का। मतलब लोग ब्लैक मैजिक करके लोगों को मारने का ये कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। क्यों करना है? लाइफ इसमें कुछ नहीं है। आप अपने ही हाथों से पूरे खानदान को पूरा खत्म कर रहे हो। मतलब आप कर क्या रहे हो? आप समझ नहीं रहे हो। आप अपने कंट्रोल के चक्कर में, आप अपने बेनिफिट के चक्कर में, आपको लग रहा है ये करके आपको सब खुशी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। थोड़े दिनों का खुशी है ना, ये लाइफ टाइम की खुशी नहीं है, थोड़े दिनों की खुशी है। इसमें कभी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आज ये कर दोगे, कल कुछ और कर दोगे। क्यों करना है ब्लैक मैजिक आपको किसी के ऊपर? भगवान से डरो, वो बैठा है, उसको सब दिख रहा है। भले आप सबसे हाइड कर रहे हो स्वीट बोल के, उसको पता है। और उसकी जब लाठी चलेगी ना, तो वो तहस नहस कर देगा आप लोगों को। मत कर, अच्छा काम करो ना, कर्म अच्छा करो। कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो ना किसी के लिए, तो मत करो, पर बुरा मत करो। हमारे पूर्वज हमेशा बोलते थे, कर्म करोगे जैसे आप लोग, तो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। तो बुरा कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा नेक्स्ट पीढ़ी को, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा नेक्स्ट पीढ़ी को। तो अच्छा कर्म करो, बुरा मत करो। अगर किसी को दान धर्म में आपको पैसा नहीं देना है, मत दो, खाना दे दो। खाना भी नहीं देना है तो आप अपना वक्त दे दो, टाइम दे दो। टाइम सबसे मूल्यवान चीज है। अगर आप किसी के लिए करते हो, टाइम देते हो, तो वो भी बहुत ही दान में, बहुत ही कार्य में आता है। तो आप
लोगों को टाइम दे सकते हो, अपना एफर्ट डाल सकते हो कि किसी को हेल्प कर दे, या किसी की बात सुन लो, किसी के साथ बैठ जाओ, हेल्प कर दो। दो शब्द आपके बोलने से अगर किसी का भला हो सकता है तो वो ट्राई करो कार्मिकली। जरूरी नहीं कि हर बार पैसा ही जरूरत होता है, राइट, दान धर्म करने के लिए। दान धर्म अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मैं ये स्टोरी से सिर्फ आप लोगों को ये बताना की कोशिश कर रही थी कि ब्लैक मैजिक हार्मफुल है, जो करने वाला है उसके लिए भी हार्मफुल है। थैंक यू। नमस्ते।